हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो R4 से R³ की तरफ है। ये दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं, ठीक है। और T क्या है? T जो यहाँ मैपिंग दे रखी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको TE1 ये दे रखा है, TE2 ये दे रखा है, TE3 ये दे रखा है, TE4 ये दे रखा है। अब आपको क्या फाइंड करना है? रेंज स्पेस ऑफ T फाइंड करना है, नल स्पेस ऑफ T फाइंड करना है, रैंक ऑफ T फाइंड करना है, नलिटी ऑफ T फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि पिछले क्वेश्चंस में अभी तक आपको जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती थी उसकी इक्वेशन दे रखी होती थी, यहाँ पर वो इक्वेशन दी हुई नहीं है। तो सबसे पहले हम वो इक्वेशन को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे करने वाले हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं भी पड़ सकती है। ज़रा ये देखें। सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर E1, E2, E3, E4 जो है वो R4 का जो है R4 के बेसिस वेक्टर्स हैं। अगर मैं E1, E2, E3 को E1, E2, E3 और E4 को इस ब्रैकेट में रखूं तो ये जो सेट बनेगा इसको हम कहेंगे बेसिस सेट ऑफ R4। ठीक हो गया? तो ये बेसिस सेट है R4 के। और आपको ये पता होना चाहिए कि E1 का मतलब क्या होगा, 1 0 0 0। E2 का मतलब होगा 0 1 0 0। E3 का मतलब है 0 0 1 0 और E4 का मतलब है 0 0 0 1। तो ये तो हो गए बेसिस सेट ऑफ R4। अब आपको पता है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये R4 के जितने भी वेक्टर्स हैं उनको जनरेट करते हैं। तो अगर मैं R4 का कोई एक वेक्टर ले लूँ अपनी तरफ से x y z t, तो ये जो x y z t है ये बेसिस सेट के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब x y z t को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 0 0, बीटा 0 1 0 0, गामा 0 0 1 0 और डेल्टा 0 0 0 1। अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, जो कि आप खुद करके देख सकते हो, तो मुझे अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू रिस्पेक्टिवली मिल जाएगी x y z और t। अल्फ़ा की x मिल जाएगी, बीटा की y, गामा की z और डेल्टा की t। ठीक है, ये सॉल्व करके आप खुद देखोगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू जो तुम्हें मिलेगी वो वापस इसी इक्वेशन में पुट कर दो। अल्फ़ा की जगह हो जाएगा x 1 0 0, बीटा की जगह हो जाएगा y 0 1 0 0, गामा इसकी जगह हो जाएगा z 0 0 1 0 और इसकी जगह हो जाएगा t 0 0 0 1। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? हम क्या कर रहे हैं, हम पहले जो इक्वेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप क्या करें, दोनों तरफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें। तो इसके साथ लगाऊंगा तो उसको लिखूंगा t x y z t। इसके साथ लगाऊंगा तो ये जो x है इसको बाहर लिखना पड़ेगा और अंदर होगा t 0 0 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैं क्या करूँगा, y बाहर रखूँगा और अंदर हो जाएगा t 0 1 0 0। ठीक है, और z बाहर रखूँगा तो अंदर हो जाएगा t 0 0 1 0 और ये t 0 0 0 1। अब देखो, मैंने जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो बेसिकली आपको लग रहा होगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का t यहाँ होना चाहिए और ये सारा का सारा अंदर होना चाहिए। तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो आपके स्केलर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ये स्केलर्स हमारे बाहर आ गए थे। तो अब ये तो ऐसे ही रहेगा t x y z और t x ऐसे ही रहेगा। देखो इसकी वैल्यू ना आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है। देखो E1 होता है 1 0 0 0, 1 1 1 के इक्वल दे रखा है। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 1 1 1। फिर y इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है 1 -1 1, 1 -1 1। z अब ये इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 0 0 1 0 0 और t
इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है, वो है 1 0 1। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, फिर हो जाएगा x माइनस वाई, फिर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस टी। आप खुद चेक कर लें कि ये आपके पास आ रहा होगा। तो हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन फाइनली आ गई है। ये क्लियर है। तो हम अब नल स्पेस निकालेंगे। नल स्पेस निकालने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, पर आप वापस आएँ, आपको पता होता है कि रेंज स्पेस हम हमेशा कैसे निकालते हैं। रेंज स्पेस निकालने के लिए हमें जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन दे रखी होती है उसमें इसकी जगह हमें R4 के जो बेसिस सेट होते हैं वो पुट करने पर, बेसिस सेट के जो वेक्टर्स हैं वो पुट करने पड़ते हैं। और पुट करने के बाद इसके ना बेसिस सेट में 4 वेक्टर्स होंगे। वो 4 वेक्टर्स को बारी बारी से जब तुम इन जगह पे पुट करोगे, वो 4 वेक्टर्स कौन से हैं? यही तो हैं वो 4 वेक्टर्स। तो स्टार्टिंग में ही इन्हें ऑलरेडी पुट कर दिया था। तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो आंसर दिखाई दे रहे हैं ना, इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखा है, ये क्या करेंगे, ये रेंज स्पेस ऑफ टी को जनरेट करते हैं। ध्यान रखना, ये चारों के चारों क्या करेंगे, रेंज स्पेस ऑफ टी को क्या करेंगे, ये जनरेट करेंगे। ये रेंज स्पेस है नहीं, ये रेंज स्पेस ऑफ टी को जनरेट करेंगे। तो हम इनकी मदद से रेंज स्पेस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप यहाँ पर देखोगे। आप पहले क्या करोगे, इन चारों को एक सेट के अंदर रखोगे। तो 1, दूसरा लेना पड़ेगा स्केच। तो ये मैंने 1 1 1 रखा, 1 माइनस 1 1 रखा, 1 0 0 रखा, और फिर 1 0 1 रख दिया। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना है रेंज स्पेस। और रेंज स्पेस ऑलवेज हम इन्हीं की मदद से निकालते हैं। तो ये चारों के चारों क्या कर रहे हैं, रेंज स्पेस ऑफ टी को जनरेट कर रहे हैं। ये रेंज स्पेस है नहीं है। अब कैसे क्या करना है हमें, ये जो आपको 4 वेक्टर्स दे रखे हैं, हमें पता करना है कि ये चारों के चारों वेक्टर्स जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। हमारे जो ये आंसर आते हैं, ठीक है, ये रेंज स्पेस ऑफ टी को जनरेट करते हैं। इन्हीं में से कुछ वेक्टर्स या फिर सारे के सारे वेक्टर्स को छांट कर, सारे के सारे वेक्टर्स को लेकर हम रेंज स्पेस ही बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता करना पड़ता है कि ये जो आपको वेक्टर्स दे रखे हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, जो कि ये चारों के चारों नहीं है। तो हमें इनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अगर छांटने हैं तो हमें इनमें रो इशेलॉन मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पहले। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और आप ये अप्लाई करें, R2 ये हो जाएगा R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1, ये सब अप्लाई करो आप यहाँ पर। तो देखो क्या मिलता है, ऊपर वालों का तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस किया 0, ये हो गया -2, ये हो गया 0। इसमें से इसको किया तो 0, ये हो गया हमारे पास -1, और ये हो गया हमारे पास -1। इसमें से इसको माइनस किया तो 0 आ गया, ये आ गया हमारे पास -1, और ये आ गया हमारे पास 0। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो R2 है, R2 को -2 से डिवाइड कर दो और R4 को -1 से डिवाइड कर दो। ऐसा करने पर 1 1 1 0 -0, ये क्या बन जाएगा, 1 0 0, और ये बनेगा हमारे पास -1 और ये बन जाएगा 0 1 0। ये समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, R4 को R2 से माइनस कर देंगे, इससे ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ 1 1 1 0 1 0 0 -1, फिर ये हो जाएगा 0 0 0। तो फाइनली एक रो तो पूरा हमारे पास 0 आ चुका है। अब हमारे पास 3 रोज़ रह गए हैं। आप चाहो तो इनको और फर्दर सॉल्व करो, लेकिन ये जो 3 रोज़ में जो ये वेक्टर्स हैं, ये फर्दर इनमें से कोई भी रो जो है कम्प्लीटली 0 नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है 1 1 1 0 1 0
0 -1 -1, इन तीनों वेक्टर्स को एक सेट के अंदर रख दिया और इसी सेट को हम बोलेंगे रेंज स्पेस। तो रेंज स्पेस पता लग गया तो आपको रैंक ऑफ टी निकालने में आसानी होती है। कितने वेक्टर्स हैं? 3, तो ये आंसर आपका 3 आ गया। रैंक ऑफ टी हमारे पास 3 आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे नल स्पेस। नल स्पेस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली जो ये इक्वेशन आपको दे रखी है नल स्पेस निकालने के लिए, आप टी एक्स वाई जेड और टी को क्या करेंगे? ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ऐसा करने पर ये तीनों के तीनों ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा और x प्लस वाई प्लस टी ये भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। अब इन तीनों को सॉल्व करके आपको x वाई जेड टी की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल रही है? y। अब ये x की वैल्यू y यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करोगे तो y प्लस वाई 2y हो जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाती है -2y। अब ये x और t की वैल्यू ज़रा यहाँ पर पुट करो और देखो आपके पास क्या आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है, पुट करके देख ही लेते हैं। इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ y प्लस वाई और z तो अच्छा z हमें पता नहीं ना, x की वैल्यू y पता है। अच्छा ठीक है। और हमें क्या करना है? t की जगह हमें क्या पुट करना है? प्लस z। t की जगह पुट करना है -2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू 0 आ रही है। z 0 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो z 0 आ रहा है। ठीक हो गया। तो फाइनली हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि x और t तो आपके डिपेंडेंट हैं, y क्या है आपका? इंडिपेंडेंट। तो x y z और t, x की जगह हम क्या रखेंगे? y की जगह क्या रहेगा? y, z की जगह क्या रहेगा? 0, t की जगह क्या रहेगा? -2y। सब में से y कॉमन निकालोगे 1 1 0 -2 आ जाएगा। तो अब आपके पास ये जो वेक्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यही वेक्टर, इसी को अगर एक करली ब्रैकेट में रखोगे आप 1 1 0 -2, इसी को हम बोलेंगे नल स्पेस। ये जो वेक्टर बना है नल स्पेस, तो नलिटी हमारे पास कितनी निकल जाएगी? नलिटी ऑफ टी 1, क्योंकि एक ही है हमारे पास ये क्लियर हो गया। तो अब आपको मैंने एक चीज़ कहा था कि अगर आपको आपका आंसर चेक करना है कि आपने सही किया है नहीं किया है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था। वो क्या बताया था? ये बताया था रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ वी। अब यहाँ वी क्या है? वी जो है वो ये है और इसका डायमेंशन होगा 4। तो इसका डायमेंशन 4, रैंक हमने निकाल दिया 3, नलिटी हमारी हो गई 1। तो देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमने ये सही किया। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है।